So chapter number 8 is EM waves, electromagnetic waves. Basically, electromagnetic waves are non-mechanical waves which doesn't require any material medium for its propagation. It also travels through the vacuum. Now these waves are produced by charged particle which oscillating in a time varying electric field and magnetic. ये जो वेव्स हैं, ये वेव्स किसके थ्रू प्रोड्यूस होती हैं? जब एक चार्ज पार्टिकल टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है? प्रोपोगेट होता है विद हाई स्पीड. डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, ऑल दीज थ्री पैरामीटर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. So whenever charged particle is oscillating in a time varying electric field and magnetic field, it will produce EM waves. Now first, these waves are discovered by James Maxwell. Maxwell was the scientist which discovered the EM waves. But before discuss about the characteristic of EM waves, we are discussing here one more important term, that is displacement current and inconsistency in the Ampere's circuital law, which was explained by जेम्स मैक्सवेल ने EM वेव्स की डिस्कवरी से पहले एक पॉइंट यहाँ प्रपोज किया कि एज वी डिस्कस इन द प्रीवियस लेसन्स कि whenever we supply electric current in the current carrying conductor, it will produce a magnetic field. ठीक है, हमने फोर्थ यूनिट में क्या डिस्कस किया कि जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं, कंडक्टर के अंदर जैसे करंट सप्लाई होगा तो उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक करंट कैसे सेटअप हुई? जब मैंने कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप किया तो उसकी वजह से क्या हुआ? कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट सेटअप हुई. उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ. ठीक है. इन द नेक्स्ट सिक्स्थ यूनिट हमने क्या डिस्कस किया? दैट whenever the magnetic field associated with the conductor or magnetic flux associated with the conductor changes with the time, it will produce an induced EMF or induced current. थर्ड यूनिट में हमने क्या, फोर्थ यूनिट में क्या पढ़ा कि जब हम किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट सप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. और नेक्स्ट यूनिट के अंदर हमने क्या पढ़ा कि जैसे ही मैग्नेटिक कंडक्टर से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा टाइम के साथ तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट. मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड. सो कैन द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड or the electric field will change with the time produces the magnetic field? ऐसा पॉसिबल है? जिस तरीके से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इंड्यूस ईएमएफ, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है. क्या पॉसिबल है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है? हाँ जी, वंदन, मान्या. सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, कैन इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस विद टाइम प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड? देखिए, हमने ईएमआई के अंदर क्या डिस्कस किया कि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स जो कंडक्टर से एसोसिएटेड है, एज इट चेंज विद द टाइम इट विल प्रोड्यूस अ इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट. यानी इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट सेटअप हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रहा है. मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर रहा है. क्या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है? क्या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है? कर सकता है?
कैसे? कर सकता है, ठीक है। तो मैक्सवेल ने यही चीज एक्सप्लेन करी कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस विद द टाइम प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड, बट इन दैट सिचुएशन, इन दैट कंडीशन, इन दैट सिनेरियो, आपका जो करंट रहेगा, दैट करंट विल बी डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक करंट और कंडक्शनल, जो आपकी कन्वेंशनल करंट है उससे डिफरेंट कुछ करंट रहेगी, एंड दैट डिफरेंट करंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। उस करंट को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट, विच इज डिफर फ्रॉम कन्वेंशनल करंट। देखिए नॉर्मली जब हम कंडक्टर, जैसे ये आपका कंडक्टर वायर है, इस कंडक्टर के अक्रॉस जब हम कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है। मतलब जब आप क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करते हैं, इस एंड के, इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस से आपका क्या होगा? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। उसकी वजह से कंडक्टर में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, they will be drifted from one end to another end of conductor and set up a conventional current. तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से जो करंट सेटअप होती है वो कन्वेंशनल करंट है, वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करती है। मतलब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से कन्वेंशनल करंट सेटअप होती है। लेकिन व्हेन वी प्रोड्यूस अ मैग, और इस करंट को जब हम, इस कन्वेंशनल करंट को जब हम कंडक्टर वायर में सप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। लेकिन व्हेन अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, जब आपका कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जब रहेगा, सो द करंट विच इज एसोसिएटेड विद चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। उस करंट को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट करंट। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से जो करंट एसोसिएटेड होगा उस करंट को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट करंट। और उस डिस्प्लेसमेंट करंट से आप क्या सेटअप कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो यस, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड which changes with the time also produces the magnetic field। तो मैक्सवेल ने इस चीज को एक्सप्लेन किया, बट बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस concept of displacement current, the current which is associated with changing electric field, उसने एक और पॉइंट यहाँ नोट किया और बोला कि if the changing electric field produces the magnetic field, then in that scenario the Ampere circuital law which proposed by the Ampere was inconsistent. Some inconsistency is there in the Ampere circuital law. यदि आपका चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड करंट सेटअप करता है और उस करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ के अंदर क्या है? इनकंसिस्टेंसी है। मतलब कुछ पार्ट जो है, कुछ ऐसी चीज है जो मिसिंग है। इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या हुआ? कि वहां पर कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो मिसिंग है। अब पहले हम डिस्कस करते हैं इनकंसिस्टेंसी इन एम्पियर सर्किटल लॉ, फिर उस एम्पियर सर्किटल लॉ में मैक्सवेल ने कैसे इंप्रूवमेंट किया, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट का। तो मैक्सवेल आर्ग्यू दैट इफ द changing electric field produces the magnetic field, then Ampere circuital law is inconsistent in this situation. So inconsistency. सर, Yes. सर आर्या को एंट्री दो ना। दे दिया बेटा मैंने। 2 बार वो आई फिर वापस चली गई। हाँ
इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। देखिए एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज सर्किट, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज सर्किट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। और ये जो आई है ये कौन सी करंट है, कन्वेंशनल करंट, जो आप प्रैक्टिकली नॉर्मल जो इलेक्ट्रॉनिक करंट के जो अपोजिट करंट होती है वो करंट है। तो उसने एम्पियर सर्किट लॉ की इनकंसिस्टेंसी को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। क्या किया उसने, दो स्फेरिकल कैपेसिटर लिए, कैपेसिटर C1 and C2, and they are connected to a battery. ठीक है, अब जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे तो बैटरी के थ्रू क्या होगा, करंट सप्लाई करेगा। ये करंट क्या करेगा, इन कैपेसिटर प्लेट्स को क्या करेगा, चार्ज करेगा। क्या करेगा, कैपेसिटर प्लेट्स को चार्ज करेगा। अब तक हमने क्या बोला कि जब आप करंट सप्लाई करते हैं कैपेसिटर चार्ज होता है, और हमने क्या बोला कि ये जो करंट है वो क्या है, कन्वेंशनल कांस्टेंट करंट है। इस बैटरी की वजह से कांस्टेंट करंट सप्लाई हो रही है और इसकी वजह से ये कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज हो रहा है। मतलब ये कन्वेंशनल करंट है और करंट, ये जो करंट सेटअप हुई है वो इस कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोड्यूस हुई है। तो एम्पियर सर्किट, तो जेम्स मैक्सवेल ने बोला कि इस सिचुएशन में इनकंसिस्टेंसी कैसे है उसको प्रूव करने के लिए क्या किया, select two ampere surface, one is in between these two capacitor and one ampere surface is select here। एक एम्पीरियन सरफेस यहां ली और एक एम्पीरियन सरफेस यहां, और इन दोनों एम्पीरियन सरफेस के लिए क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई किया। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या आ रहा है, देखिए इस सिचुएशन के लिए फर्स्ट एम्पीरियन सरफेस, ये सेकंड एम्पीरियन सरफेस, और फर्स्ट एम्पीरियन सरफेस B डॉट dl, फर्स्ट ये सब B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। क्यों, क्योंकि ये एम्पीरियन सरफेस कितना करंट एनक्लोज कर रही है, आई करंट एनक्लोज कर रही है। कितना करंट एनक्लोज कर रही है, आई करंट एनक्लोज कर रही है। ठीक है, लेकिन जो एम्पीरियन सरफेस इन दोनों कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में लिया, इस एम्पीरियन सरफेस के अंदर कोई भी करंट एनक्लोज नहीं है, फिजिकली तो कोई करंट दिख नहीं रही है, तो इस रीजन में कोई भी करंट एनक्लोज नहीं है, तो म्यू नॉट इंटू 0, तो B डॉट dl क्या हुआ, 0 हो गया। यदि आपका एम्पियर सर्किटल लॉ कंसिस्टेंट होता तो इस रीजन में भी लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई है, तो इस रीजन में भी लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या आता, म्यू नॉट आई आता। जबकि क्या आ रहा है, इस एम्पीरियन सरफेस में लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा है, म्यू नॉट आई, लेकिन इस रीजन में क्या आ रहा है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा है, 0। तो ये चीज क्या बता रहा है कि एम्पियर सर्किटल लॉ जो है कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है, उसके लॉ में कहीं ना कहीं क्या है, इनकंसिस्टेंसी। तो उस इनकंसिस्टेंसी को कंसिस्टेंट बनाया एम्पियर सर्किटल मैक्सवेल ने बाय मॉडिफाइंग द रूल। और रूल को मॉडिफाई करने से पहले एक नई करंट का इंट्रोडक्शन दिया, एंड दैट न्यू करंट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, एंड दैट करंट is a current which is associated with changing electric field। अब उसने क्या बताया कि जब हम कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं तो प्रैक्टिकली जब कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही है तो उसके इस रीजन में क्या हो रहा है, धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है। नॉर्मली जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं तो क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड तो एट अ इंस्टेंट नहीं होता, जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है। तो प्रैक्टिकली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस रीजन में कांस्टेंट नहीं है,
जब एक बार कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा। उससे पहले जब उसके अंदर करंट सप्लाई हो रहा है, करंट की वजह से वो चार्ज हो रहा है, जैसे जैसे चार्ज का अमाउंट बढ़ता जा रहा है तो मतलब चार्ज क्या हो रहा है, टाइम वेरिंग चार्ज है, टाइम धीरे धीरे चार्ज स्टोर हो रहा है, तो टाइम के साथ क्या हो रही है, चार्ज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो वो टाइम वेरिंग चार्ज क्या सेटअप करेगा, टाइम वेरिंग करंट, और वो टाइम वेरिंग करंट क्या सेटअप करेगी, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस रीजन के अंदर जो करंट है वो कन्वेंशनल करंट नहीं है। वो करंट कौन सी है, द करंट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इस रीजन में कौन सी करंट है, द करंट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि जैसे जैसे ग्रेजुअली कैपेसिटर चार्ज हो रहा है वैसे वैसे करंट की वैल्यू और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रहा है, और वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जब सेटअप हो रहा है तो उसकी वजह से जो करंट होगी वो करंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। तो अब उसने कंसिस्टेंसी, इसको कंसिस्टेंट कैसे बनाया, उसने क्या बोला, अब कंसिस्टेंसी कैसे सेटअप करें। उसने क्या बोला कि ये जो रीजन है जिसमें हमने सेकेंड एम्पीरियन सरफेस ली है, ये वाली C1 और C2 के बीच का जो रीजन है, ये जो सेकेंड सरफेस ली है, ये एम्पीरियन सरफेस कौन सी करंट इंक्लोज करेगी, डिस्प्लेसमेंट करंट, एंड दैट डिस्प्लेसमेंट करंट इज रिप्रेजेंट बाय ID। तो इस रीजन के अंदर आपका एम्पीयर सर्किटल लॉ क्या होगा, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I, और इस रीजन में आपका एम्पीयर सर्किटल लॉ क्या हो जाएगा, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। इस एम्पीरियन सरफेस के अंदर कितना करंट इंक्लोज हो रहा है, ID। कितना हो रहा है, ID। So the modified Ampere circuital law, which is also known as Ampere Maxwell equation, is B dot dl is equals to mu naught I plus I। क्या होगा, mu naught I plus I। अब यहां देखिए इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि whenever conventional current is there in the scenario, वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगी, और जिस सिचुएशन में या जिस सिनेरियो में डिस्प्लेसमेंट करंट होगी उस रीजन में, उस सिनेरियो में कन्वेंशनल करंट नहीं होगी, क्योंकि कन्वेंशनल करंट कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सेटअप होती है और डिस्प्लेसमेंट करंट चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सेटअप होती है। तो एट अ इंस्टेंट, एट अ सिनेरियो, एट अ रीजन एक ही करंट अवेलेबल होगी, दोनों करंट नहीं होगी। तो क्या हुआ, जब इस रीजन के अंदर एम्पीयर सर्किटल लॉ लगाया तो ID की वैल्यू 0, ये हो गया B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। और जब इस रीजन के अंदर जब एम्पीयर सर्किटल लॉ लगाया तो कन्वेंशनल करंट 0, म्यू नॉट I इज इक्वल टू B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। इज इट क्लियर, समझ में आया। कंसिस्टेंसी इन द first we'll discuss the inconsistency in the Ampere circuital law, and then we will discuss the consistency in the Ampere circuital law, modified Ampere's law। समझ में आया बेटा, Yes, sir. थोड़ा थोड़ा क्या कह रहे हैं बेटा, सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। थोड़ा थोड़ा क्यों समझ में आया, क्या पॉइंट नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया बेटा, बोलो। सर मॉडिफाइड वाला, मॉडिफाइड में हमने क्या बोला कि ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, द करंट विच इज एसोसिएटेड विद द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है उस रीजन में आप कौन सी करंट लेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट लेंगे।
और जब आपका कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, तो वहां आप कौन सी करंट लेंगे? कन्वेंशनल करंट लेंगे। इस रीजन में जहां पर हमने एम्पीरियन पाथ बनाया, एम्पीरियन सरफेस बनाई, वहां पर कन्वेंशनल करंट दिख ही नहीं रही है, क्योंकि कैपेसिटर जब धीरे धीरे ग्रेजुअली चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर का चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से करंट सेटअप हो रही है और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रहा है। तो इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो हम अब तक कैपेसिटर के केस में हम अब तक क्या लेते आए थे? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कब होता है? जब आपका कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है। उसके बाद, उससे पहले तक तो क्या हो रहा है? जब आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, उस टाइम पर तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? वेरिएबल है ना, टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है। तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एसोसिएटेड करंट होगी, वो करंट कौन सी करंट बोली जाएगी? डिस्प्लेसमेंट करंट। उस करंट को हम कन्वेंशनल करंट नहीं बोलेंगे, आई नहीं बोलेंगे। और दूसरा जो पॉइंट मैंने बताया कि जब कन्वेंशनल करंट होगी सिनेरियो में, तब डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगी, और जब डिस्प्लेसमेंट करंट होगी तो कन्वेंशनल करंट नहीं होगी। दोनों का प्रोडक्शन का जो लॉजिक है, प्रोड्यूस, वो लॉजिक अलग है, लेकिन न्यूमेरिकली दोनों इक्वल है। अभी मैं डिस्कस करूंगा कि आई का जो मैग्नीट्यूड होता है, आई क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी या क्यू बाई टी। आईडी का भी जब न्यूमेरिकल वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो आईडी की भी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी? डी क्यू बाई डी टी। दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, बट दोनों का जो प्रेजेंस है वो अलग अलग सिनेरियो में होता है। एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम रहती है, एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम में अवेलेबल होगी। इज इट क्लियर? यस। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, एंड हाउ इट इज इक्वल टू द कन्वेंशनल करंट न्यूमेरिकली। तो डिस्प्लेसमेंट करंट which is equals to ID, current which is associated with changing इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या लिखा था? E is equals to minus delta phi b by delta t. Rate of change of magnetic flux is set up a induced EMF, induced current. तो आपका जो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट होगा ID is equals to epsilon naught d phi e by dt, where phi e is electric flux and d phi e by dt is rate of change of electric flux। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो उससे एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चेंज होगा, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। ये डिस्प्लेसमेंट करंट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई ई बाय dt, वेयर फाई ई इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे देखिए, if I'm taking a parallel plate capacitor, each plate has an area of A, ठीक है, and then set up an electric field between the plates is E। तो electric flux between the plates of capacitor क्या होगा? फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? ई इंटू ए। यही होगा ना। अब देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नहीं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू ए।
तो सिग्मा इंटू ए, सिग्मा होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ईच प्लेट हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा ई माइनस सिग्मा, तो ये क्या हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने यही पढ़ा था गॉस लॉ, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्लोज सरफेस इज Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, d एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई बाय डी टी। तो id की वैल्यू क्या है, id इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी बाय डी टी ऑफ फाई ई, एप्सिलॉन नॉट इंटू डी बाय डी टी ऑफ फाई ई की वैल्यू क्या है, q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लिया तो ये हो गया d बाय डी टी ऑफ q, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम dq बाय dt। तो id क्या हो गया, id इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू I, डिस्प्लेसमेंट करंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द कन्वेंशनल करंट, ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, जबकि id का एक्सप्रेशन, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या रहेगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू d फाई e बाय dt। जब भी किसी रीजन के अंदर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उससे एसोसिएटेड डिस्प्लेसमेंट, उससे एसोसिएटेड जो करंट रहेगी वो डिस्प्लेसमेंट करंट रहेगी, और डिस्प्लेसमेंट करंट हमेशा न्यूमेरिकली कन्वेंशनल करंट के इक्वल ही होगी। इज इट क्लियर? सिनेरियो मैंने आपको बता दिया, जब आपका कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो कन्वेंशनल करंट रहेगा, जब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो कौन सी करंट रहेगी, डिस्प्लेसमेंट करंट। Is it clear? This is called equation of continuity. आया समझ में? हाँ ठीक है, मतलब जब कन्वेंशनल करंट होगी तो डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं रहेगी, और जब डिस्प्लेसमेंट करंट होगी तो कन्वेंशनल करंट नहीं रहेगी। एनी डाउट? और इस कन्वेंशनल करंट से, सॉरी, इस डिस्प्लेसमेंट करंट से एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या बोला जाएगा, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट व्हाट वी हैव प्रोड्यूस, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने क्या प्रोड्यूस किया, डिस्प्लेसमेंट करंट, और ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्या सेटअप करेगी, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि करंट जब भी करंट करेंट कंडक्टर में सेटअप होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट जब भी करंट करेंट कंडक्टर में प्लेस करेगी या सप्लाई होगी तो वो भी क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या बोला जाएगा, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। सो changing electric field is also produces the magnetic field. Changing electric field is also produces the magnetic field. Is it clear? ठीक है, और आपका जो एम्पियर सर्किटरी लॉ के अंदर मॉडिफिकेशन हुआ वो क्या हुआ, B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस आई डी, और इट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी। आईडी की वैल्यू मैंने प्लेस कर दी, आईडी का जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है वो मैंने प्लेस कर दिया। इज इट क्लियर? एनी डाउट? कंफर्म? हमने क्या बोला कि जब भी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, या जब भी टाइम के साथ करंट चेंज होगी तो उस रीजन में जो करंट होगी वो करंट क्या बोली जाएगी, डिस्प्लेसमेंट करंट। जैसे ही मैंने जो एग्जांपल लिया था कि व्हेन वी चार्ज द कैपेसिटर प्लेट्स, नॉर्मली जब हम कैपेसिटर प्लेट्स को चार्ज करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैटरी, तो क्या होता है, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में ग्रेजुअली चार्ज स्टोर होता है धीरे 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 धीरे, और वो चार्ज क्या करता है, इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में क्या सेटअप करता है, डिस्प्लेसमेंट का। क्या सेटअप करता है, डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां तक होगा, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से रहेगा।
और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड। क्या रहेगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड। तो वो यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं कि मेरा टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड है, तो उस टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इंक्रीज डिस्प्लेसमेंट करंट सेटअप होगी और उस डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से क्या होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिया जाएगा? कैसे दिया जाएगा? क्लॉकवाइज। कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड? क्लॉकवाइज। इस तरीके से आपका क्या रहेगा? मैग्नेटिक फील्ड। फिगर दिख रहा है? ठीक है, इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियली ईच एंड एवरी पॉइंट पर आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? टेंजेंशियल। देखिए, इसको आपको किससे रिसेंबल करना है कि जब आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड आपका परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड होता है, तो इंड्यूस करंट कैसे सेटअप होती है? क्लॉकवाइज। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो इंड्यूस करंट कैसे सेटअप हुई? क्लॉकवाइज। अब मेरा टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अंदर की तरफ है। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे सेटअप हुआ? डिस्प्लेसमेंट करंट सेटअप हुआ मेरा क्लॉकवाइज। डिस्प्लेसमेंट करंट क्लॉकवाइज हुआ तो उस करंट की वजह से जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा विच इज नोन एज इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, वो भी कैसा होगा? क्लॉकवाइज होगा। आया समझ में इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन? ये इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, इनवर्ड है, तो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड, तो उसकी वजह से इंड्यूस आपका डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे सेटअप हुआ? इसको आप ईएमआई वाले लॉजिक से करेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करंट सेटअप करता है जब परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो इंड्यूस करंट होती है क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर भी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है which is perpendicular to the plane inward which set up a displacement current which is clockwise, और वो displacement current क्या करेगी? मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगी which is also clockwise. Is it clear? Yes, sir. ठीक है, तो आज हम यहीं तक डिस्कस करते हैं। मान्या भी आर्या भी क्लास में नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर एक टॉपिक जो हमारा बाकी है वो है EM waves, प्रोडक्शन ऑफ EM waves, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ EM waves एंड EM स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये दो टॉपिक बाकी है, दो क्लासेस रहेंगी, उसमें आपका ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, ओके। ओके, चलिए बाय। सर कल कितने बजे का होगा सर?